गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज है 12 जुलाई, तो आज के करंट अफेयर को यहां पर आज के इस सेशन में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। 12 जुलाई के एक एक फैक्ट को हम समझेंगे, एक एक न्यूज को हम समझेंगे जो भी एग्जाम रिलेवेंट है और एग्जाम में पूछी जा सकती है। सेशन में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। काफी अच्छे अच्छे अपडेट भी मैं आपको दूंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन अब अपडेट हो चुका है आप सभी के लिए। काफी स्टूडेंट का कहना था कि सर एप्लीकेशन में डेली करंट अफेयर का सेक्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो वो शुरू हो गया है आप सभी के लिए। देखिए, आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा और आपको यहां पर देखिए, शायद आपको दिखे ना, ये आपका डेली करंट अफेयर का सेक्शन है। इसमें आप इंटर होंगे तो आपको डेली करंट अफेयर का वीडियो और पीडीएफ दोनों यहीं पर अवेलेबल हो जाएंगे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। ओके, आप इसे आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप वहां एक्सेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आप आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल आईडी से आप इंटर होंगे, लॉगिन होंगे, तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहां पर आपको एक सेक्शन दिखेगा डेली करंट अफेयर का। ओके, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे देखिए हर मंथ के डेली करंट अफेयर पर। अभी यहां पर आपको सारे मंथ के शो हो जाएंगे, प्रीवियस जितने भी मंथ हैं सबके डेली करंट अफेयर शो होंगे। आप व्यू कंटेंट में जाएंगे, देखिए हम जुलाई में एंटर होते हैं तो आपको यहां से पीडीएफ व्यू का ऑप्शन दिख जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ देखिए ओपन हो जाएगी इजीली। ये आपकी पीडीएफ है। ओके, और इसके अलावा अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं अंदर ही तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपको वीडियो शो हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में ही अब सारे एक्सेस ले सकते हैं। डेली करंट अफेयर आपको अवेलेबल है। आप मोबाइल से भी, मोबाइल में एप्लीकेशन के थ्रू भी जा सकते हैं, और अगर आप डेस्कटॉप या पीसी पर इसे लॉगिन करना चाहते हैं तो देखिए study.crazygktrick.com इस आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप डेस्कटॉप या पीसी पर भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आपके लिए अब देखिए बहुत ही इजी फॉर्मेट हो गया। काफी स्टूडेंट का कहना था कि सर टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं मिल पाती कभी कभी, तो अब आपको यहां पर पूरी पीडीएफ प्रीवियस डे की और प्रीवियस मंथ की वीडियो सब यहां पर सिंगल क्लिक पर अवेलेबल है। तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जितने स्टूडेंट ने डाउनलोड नहीं किया है वो भी अब एक्सेस कर सकते हैं इजीली। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लिंक के माध्यम से डेस्कटॉप या पीसी पर, लैपटॉप पर भी एक्सेस कर सकते हैं। डन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था, इसीलिए मैंने आपका थोड़ा सा समय लिया। इसके अलावा देखिए आज आपको 4 बजे इवनिंग में अनमोल मैडम का रूल्स ऑफ ग्रामर का एक वीडियो मिलने वाला है। टॉप 100 रूल्स ऑफ ग्रामर यहां पर बताए गए हैं आपको। बहुत ही शानदार वीडियो है अनमोल मैडम का। और इसके अलावा देखिए जितनी भी एग्जाम आने वाली है वहां से आपके यहां से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपको यहां से डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको भी जाके वॉच कीजिएगा। इवनिंग में 4 बजे तक आपके लिए ऑन एयर हो जाएगा, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए बिना देर किए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज के करंट अफेयर का। थोड़ा आज मैंने आपका समय ले लिया, कोई नहीं, इंपॉर्टेंट अपडेट थे इसीलिए चलता है कभी कभी। पहला क्वेश्चन देखिए आज के करंट अफेयर का। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का नया अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है रजत शर्मा को। जानते हैं कौन है? इंडिया टीवी के चेयरमैन है रजत शर्मा, आपकी अदालत वाले। इमेज देखिए, ये रजत शर्मा है। ठीक है, न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था है न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रजत शर्मा को। इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ के पद पर हैं वर्तमान में रजत शर्मा। पहले देखिए इस पद पर अविनाश पांडे थे। अविनाश पांडे का कार्यकाल खत्म हुआ और रजत शर्मा को न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सिंपल सी न्यूज थी, नोट कीजिएगा। यहां पर आपके दिमाग में यह आएगा कि सर ये संस्था क्या है?
तो देखिए, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन की बात करें तो भारत के अलग अलग न्यूज टेलीविजन ब्रॉडकास्टर्स का एक प्राइवेट एसोसिएशन है ना, जो कि कंट्रोल करता है पूरे न्यूज मीडिया हाउसेस को। इसे पहले न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, तब इस नाम से इसकी स्थापना की गई थी 3 जुलाई 2007 को, और आगे चलकर 2022 में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का नाम बदला गया और नया नाम दिया गया न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। ओके, ठीक है, आगे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2024 में नेशनल टाइगर कन्वर्जन अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर की मौत हुई है? तो देखिए, हाल ही में नेशनल टाइगर कन्वर्जेंस अथॉरिटी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे ज्यादा टाइगर 2023 और 24 के टाइम पीरियड में, एक साल में, है ना, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा टाइगर की मृत्यु हुई है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। आंसर भी हो जाएगा। आपको पता है सबसे ज्यादा टाइगर भी एमपी में ही है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे और रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा टाइगर भी लास्ट 1 ईयर में मध्य प्रदेश में ही मारे गए। ठीक है, अलग अलग कारण हो सकते हैं। देखिए, करंट लगने से, आपसी बोल सकते हैं कि लड़ाई में भी घायल हो जाते हैं, कभी कभी शिकार भी कर लिया जाता है उनके अंगों के लिए, तो अलग अलग कारण है। देखिए, अथॉरिटी ने बताया कि 2024 में 75 टाइगर की मृत्यु हुई है पूरे भारत में। इनमें से मध्य प्रदेश में 23 टाइगर मृत पाए गए, 14 टाइगर मरे हैं महाराष्ट्र में, और तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक, जहां पर 12 टाइगर्स की मृत्यु हुई है नेशनल टाइगर कन्वर्जेंस अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश के, वैसे तो एमपी में सबसे ज्यादा मारे गए, लेकिन एमपी में भी पर्टिकुलर अगर पर्टिकुलर नेशनल पार्क की बात करें तो यह है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा टाइगर की मृत्यु हुई है 2012 से 2024 के बीच में। 12 साल में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 65 टाइगर मारे गए, 65। लास्ट 1 ईयर में भी सबसे ज्यादा एमपी में देखें तो बांधवगढ़ में ही मृत पाए गए। ठीक है, देखिए, कुछ समय पहले ही 5th टाइगर रिपोर्ट आई थी 2022 वाली, अभी जारी की गई थी, लास्ट ईयर शायद उसको जारी किया गया था। तो 5th टाइगर रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग पूरे भारत में 3682 टाइगर हैं। इनमें से एमपी में सबसे ज्यादा है 785, इसलिए टाइगर स्टेट का दर्जा एमपी के पास है। अब सबसे ज्यादा टाइगर भी कहां मृत पाए गए? मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, यहां पर नेशनल टाइगर कन्वर्जेंस अथॉरिटी की बात करें तो ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ के लिए काम करने वाली, स्पेशली टाइगर के कंजर्वेशन के लिए काम करने वाली संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ठीक है ना, इसके प्रेसिडेंट इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं। राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई टाइगर कंजर्वेशन प्लान को मंजूरी प्रदान करने के लिए यह संस्था जिम्मेदार है। इसके अकॉर्डिंग लास्ट 1 ईयर में सबसे ज्यादा टाइगर कहां मारे गए? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ने से पहले आज का ऑफर ऑफ द डे आपको दे देता हूं। तो देखिए, आप सभी के लिए, आपको पता है रेलवे की एग्जाम लाइनअप है 2024 में, तो रेलवे की एग्जाम के लिए देखिए आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 20,000 प्लस क्वेश्चन बैंक आपको यहां पर दिया जा रहा है। मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल स्टडीज, जो भी सब्जेक्ट आपको रेलवे में पूछे जाते हैं उनका ये कंपाइलेशन है ओनली 49 रुपीज में। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, बिना देर किए आप ज्वाइन कर सकते हैं। जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप उसे अवेल कर सकते हैं। ओके, तो रेलवे एग्जाम के लिए ये टेस्ट सीरीज है 20,000 प्लस क्वेश्चन की। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इंडिया टीम का स्पॉन्सर घोषित किया गया? तो पेरिस ओलंपिक 2024 जुलाई के एंड में शुरू होने वाला है, अगस्त तक चलेगा, मिड अगस्त तक। तो इसमें इंडियन टीम का स्पॉन्सर घोषित किया गया है अडानी ग्रुप को। आंसर बी, किसे? अडानी ग्रुप को। ठीक है, एक सिंपल सी न्यूज है।
अडानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इंडियन टीम का स्पॉन्सर घोषित किया गया। यहां पर पेरिस ओलंपिक के बारे में हम कैजुअली फैक्ट की बात कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी बताए थे, पर एक बार फिर बता देता हूं। देखिए, फ्रांस के पेरिस में इनका आयोजन किया जाने वाला है 2024 में। कब से कब तक? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। पेरिस में तीसरी बार ओलंपिक हो रहा है इतिहास का। सबसे पहली बार पेरिस में ओलंपिक हुआ था 1900 में, फिर 1924, अब 100 साल बाद 2024 में पेरिस में ओलंपिक हो रहा है। ठीक है ना। पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए गेम्स शामिल किए गए हैं: ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पॉट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। ये 4 नए खेल हैं जो कि पेरिस ओलंपिक में एड ऑन किए गए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक में इंडियन टीम का स्पॉन्सर कौन? अडानी ग्रुप। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आज का हमारा फोकस क्वेश्चन। ठीक है, न्यूमी बायोस्फीयर्स रिजर्व किस देश में स्थित है? देखिए, न्यूमी बायोस्फीयर्स रिजर्व की बात करें तो यह अफ्रीकी देश जाम्बिया में स्थित है। यूनेस्को ने हाल ही में न्यूमी बायोस्फीयर्स रिजर्व क्षेत्र घोषित किया है जाम्बिया में। ठीक है, वैसे यूनेस्को ने 11 नए बायोस्फीयर्स रिजर्व की घोषणा की है हाल ही में। बेल्जियम जो कि यूरोपीय देश है और जाम्बिया जो कि अफ्रीकी देश है, ये दोनों में पहली बार कोई बायोस्फीयर्स रिजर्व यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया, पहली बार। ठीक है ना। तो नए बायोस्फीयर रिजर्व में न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व जाम्बिया में स्थित है। जाम्बिया का एक एरिया है जिसमें मैंग्रोव्स, वेटलैंड और सवाना, ये तीनों क्षेत्रों को शामिल करके एक न्यूमी बायोस्फीयर्स रिजर्व यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है जाम्बिया में। ठीक है ना। प्रवासी पक्षियों के लिए काफी अच्छा प्लेस है, तो इसे बायोस्फीयर्स रिजर्व घोषित कर दिया गया। इसके अलावा बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम और नीदरलैंड की बाउंड्री पर एक एरिया है केम्पेनब्रॉक। ठीक है ना, ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर्स रिजर्व। केम्पेनब्रॉक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर्स रिजर्व ये स्थित है बेल्जियम में। हालांकि बेल्जियम और नीदरलैंड की बाउंड्री पर है, पर देश कौन सा है? बेल्जियम। तो इसे भी बायोस्फीयर से रिजर्व घोषित किया गया क्योंकि जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों के लिए यह बहुत ही अनुकूल क्षेत्र है। इसके अलावा भी काफी सारे देशों में हाल ही में बायोस्फीयर से रिजर्व घोषित किए गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 नए बायोस्फीयर से रिजर्व यूनेस्को ने घोषित किए। तो इनमें जो जिन देशों में पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना है वो मैंने आपको बता दिया, जाम्बिया और बेल्जियम। इसके अलावा इटली, मंगोलिया, नीदरलैंड, फिलीपींस, कोरिया, इनमें भी कुछ बायोस्फीयर से रिजर्व बने, लेकिन वो हमारे ज्यादा काम के नहीं है। ठीक है ना। 11 नए बायोस्फीयर से रिजर्व के बाद अब पूरे वर्ल्ड में 759 बायोस्फीयर से रिजर्व है जिनको यूनेस्को की मान्यता है। सर इंडिया का क्या? तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। पहले ये समझिए कि बायोस्फीयर से रिजर्व है क्या। ये संरक्षित क्षेत्र होते हैं जो कि किसी भी स्पीशीज, एक या एक से अधिक जीवों की स्पीशीज के लिए अनुकूल एरिया है, तो उन्हें बायोस्फीयर से रिजर्व का दर्जा दिया जा सकता है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। भारत की बात करें तो भारत में 18 बायोस्फीयर से रिजर्व है, लेकिन यूनेस्को की मान्यता केवल 12 को है, 12 यूनेस्को के द्वारा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में 18 है। पहला बायोस्फीयर से रिजर्व भारत का नीलगिरी बायोस्फीयर से रिजर्व 1986 में घोषित किया गया था और यूनेस्को ने इसे मान्यता दी थी बायोस्फीयर से रिजर्व के रूप में सन 2000 में। सबसे बड़ा बायोस्फीयर से रिजर्व कच्छ की खाड़ी है गुजरात में, और सबसे छोटा बायोस्फीयर से रिजर्व डिब्रू सेखोवा देखने को मिलता है। कमेंट में बता देना कि यह कहां पर स्थित है। डन। तो यह है बायोस्फीयर से रिजर्व इंडिया के 18 हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने जिसे मान्यता दी है, और यूनेस्को ने 12 बायोस्फीयर से रिजर्व को इंडिया में मान्यता दे रखी है। पहला कौन? नीलगिरी बायोस्फीयर से रिजर्व। ठीक है, आगे आते हैं। डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र को हाल ही में तेलंगाना राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है, पुलिस महानिदेशक। कौन है ये? तेलंगाना में सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं डॉक्टर जितेंद्र, राज्य के नए डीजीपी के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए। ठीक है ना। इनके पहले फॉर्मर डीजीपी की बात करें तेलंगाना में तो ये रवि गुप्ता थे। रवि गुप्ता का स्थान लिया है अब डॉक्टर संजय ने। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो ये वर्तमान में
जो होम मिनिस्ट्री है तेलंगाना में, उसमें जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहे थे, और अब इन्हें डीजीपी नियुक्त किया गया तेलंगाना का, डॉक्टर जितेंद्र। तेलंगाना की कैजुअली बात करते हैं तो तेलंगाना के सीएम और राज्यपाल के बारे में हमको पता होना चाहिए। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, यहाँ के सीएम के पद पर रेवंत रेड्डी है वर्तमान में, और गवर्नर सीपी राधाकृष्णन है ना। कमेंट में बताना तेलंगाना में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, बता देना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम, तब तक जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट साइन किया है या किया है? ठीक है, तो म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए भारत ने यह समझौता किया है ताइवान के साथ, जो कि दक्षिणी एशियाई देश है ताइवान। ओके, चीन के पास में दक्षिण पूर्वी एशियाई देश आप बोल सकते हैं। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है ना, जैविक उत्पादों के लिए ट्रेड को सुविधाजनक बनाने के लिए इंडिया और ताइवान के मध्य में हुआ है म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट जुलाई 2024 में हाल ही में डन। इसके तहत देखिए यह पहला द्विपक्षीय समझौता है दोनों देशों के मध्य में जैविक प्रोडक्ट के लिए। इसके तहत, इस समझौते के तहत ही ताइवान जो है वो ताइवान में इंडिया ऑर्गेनिक लोगों के साथ किसी भी प्रोडक्ट की बिक्री की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, ताइवान ने प्रदान की हमें अनुमति कि भैया हम इंडिया ऑर्गेनिक लोगों के साथ ताइवान में कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते। तो यह पर्टिकुलर एक एग्रीमेंट है, म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट, जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए, व्यापार को जागरूक करने के लिए भारत और ताइवान के मध्य में किया गया है। डन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश बना? तो इसकी हमने पहले भी बात की, अगर आपको याद हो तो, कोलंबो सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एक संगठन है, 4 देश थे पहले इसमें, 4 देश समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, ठीक है ना, और आर्थिक संतुलन, इनको लेकर एक साथ आते हैं और एक कॉन्फ्रेंस का निर्माण करते हैं। यह है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। अब 5वां सदस्य देश बना है इसका बांग्लादेश। कौन बना है? बांग्लादेश। आंसर हो जाएगा आंसर ए। अब आप बोलोगे कि सर बाकी के 4 कौन? तो हम 4 की भी बात करेंगे। देखिए, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 8th डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर स्तर की बैठक हाल ही में आयोजित की गई है 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस में। मॉरिशस ने अध्यक्षता की, लेकिन आयोजन वर्चुअली हुआ है ना, वर्चुअली आयोजन हुआ है, कहीं मिला नहीं, इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअली आयोजन हुआ, जिसमें बांग्लादेश कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का 5th मेंबर बना है। ठीक है ना। देखिए, बांग्लादेश के अलावा इंडिया, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका ये पहले से ही इस कॉन्फ्रेंस के सदस्य हैं। अब 5वां मेंबर कौन? बांग्लादेश, याद रखना। ठीक है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 2011 में भारत, श्रीलंका और मालदीव, देखिए पहले 3 देश ही एक साथ आए थे, भारत, श्रीलंका और मालदीव। इन 3 देशों ने मिलकर आपस में समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में 2011 में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। चौथा सदस्य जुड़ा मॉरिशस, सही है, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, भारत हो गया, भारत के आसपास के, फिर मॉरिशस जुड़ा, और अब 5वां देश जुड़ा है बांग्लादेश। चर्चित स्टिंगर मिसाइल किस देश द्वारा निर्मित की गई है? स्टिंगर मिसाइल की बात करें तो इसका निर्माण किया है अमेरिका ने। अभी सुर्खियों में क्यों है? नाटो की जो मेंबर कंट्री है ना, उन्होंने हाल ही में एक समझौता किया है स्टिंगर मिसाइल के निर्माण के लिए। $700 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं कि भैया युद्ध स्तर पर स्टिंगर मिसाइल का निर्माण किया जाएगा, ताकि नाटो देश सबके पास वो मिसाइल हो और सब की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वैसे स्टिंगर मिसाइल की बात करें तो ये मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सरफेस टू एयर। ठीक है, यूएसए ने डिजाइन और प्रोडक्शन यूएसए की अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री के द्वारा इसका किया गया था, और 1981 में ही यह यूएस आर्मी में शामिल कर ली गई थी। स्टिंगर मिसाइल
काफी फेमस मिसाइल है, यूएसए की आप बोल सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण शक्ति मानी जाती है मिसाइल। तो सारे नाटो देशों के पास हो, इसीलिए नाटो देशों ने हाल ही में एक साथ मिलकर, जितने भी मेंबर कंट्री है, उन्होंने $700 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भैया युद्ध स्तर पर इसका निर्माण किया जाए और सभी नाटो देशों के पास यह मिसाइल अवेलेबल हो। ठीक है ना। अमेरिका द्वारा इसे एयर डिफेंस कैपेसिटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। लगभग 8 किलोमीटर 5 मील इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, कौन सी मिसाइल है? स्टिंगर मिसाइल, अमेरिका द्वारा विकसित की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के जो इंडिकेटर से जो क्राइटेरिया है उसमें संशोधन करने का निर्णय किया है। भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो भारत में मान्यता प्राप्त क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करें तो ये वर्तमान में 6 है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में 6 की 6 शास्त्रीय भाषा शामिल है। इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में संशोधन करने का निर्णय लिया है कि भैया जो क्राइटेरिया है किसी को भी शास्त्रीय भाषा के दर्जा देने का, उसको हम चेंज करेंगे। देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की भाषा विज्ञान विशेषज्ञ समिति की रिकमेंडेशन पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्रदान करने का जो क्राइटेरिया है उसमें संशोधन का निर्णय लिया है। अभी तक क्या क्राइटेरिया था? देखिए, नए क्राइटेरिया बनेंगे, उनकी बात हम बाद में करेंगे। अभी तक क्या क्राइटेरिया था? तो अभी तक क्राइटेरिया की बात करें तो उच्च प्राचीनता, कोई भी लैंग्वेज ऑलमोस्ट 1500 से 2000 साल पुरानी होना चाहिए। 1500 से 2000 साल पहले तक का उसका या तो ओरल या रिटन कोई प्रूफ अवेलेबल हो, वो इतनी पुरानी होगी तो उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा मूल साहित्यिक परंपरा, वो किसी और से चोरी नहीं की गई हो लैंग्वेज, उसका खुद का जो जन्म है वो खुद हुआ हो, किसी से कॉपी नहीं की गई हो, दूसरा ये। और तीसरा, आधुनिक रूप से भिन्न हो। अभी जितनी भी लैंग्वेजेस यूज की जा रही है उससे भिन्नता होनी चाहिए उस लैंग्वेज में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पुरानी है तो भिन्न होना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे जिन क्राइटेरिया के आधार पर किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। अब इन क्राइटेरियाज को चेंज किया जाएगा। आपको यहां पर पता होना चाहिए कि अभी तक 6 भाषाएं हैं जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का शास्त्रीय भाषा का दर्जा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में ये सभी शामिल है। सबसे पहली बार क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था तमिल को 2004 में, और तमिल के बाद संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 और ओडिया 2014। ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त थे भारत में। ओके, फिर आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सुगम मॉडल पहल को शुरू किया है। सुगम मॉडल इनिशिएटिव का संबंध किससे? तो सुगम मॉडल इनिशिएटिव, जिसे हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंजूरी दी है, इस इनिशिएटिव को शुरू किया है, यह परिवार नियोजन से संबंधित है। आंसर ए। ओके, देखिए, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है जेपी नड्डा, पहला फैक्ट तो ये हो जाता है। इन्होंने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। इस दिन परिवार नियोजन के लिए सुगम मॉडल इनिशिएटिव की शुरुआत की। होगा क्या, किया क्या जाएगा? भारत में जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा कि भैया 2 बच्चों के जन्म के बीच में वो गैप रखे, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। 2 बच्चों के जन्म के बीच में 3 साल 4 साल का गैप रहेगा तो दोनों बच्चे सेहतमंद होंगे और माताएं भी सेहतमंद होगी। तो यह है सुगम मॉडल इनिशिएटिव। ठीक है, किसने शुरू किया है? तो हाल ही में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने इसकी घोषणा की है, इस पहल की शुरुआत की है। डन। तो यहां पर हमने 12 जुलाई के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझा, एक एक फैक्ट को समझा, एक एक अपडेट ले लिया। अब हम आ जाते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ध्यान से देखिए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया? लास्ट सेशन में हमने आंसर लिया था, गौतम गंभीर। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोजल से सम्मानित किया गया? तो यह रशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता समझौते पर भारत द्वारा हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी। यूनाइटेड नेशन का यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी कब अपनाया गया था? तो इसे अपनाया गया था 1982 में। ओके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया? तो यह है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। 16वें वित्त आयोग के द्वारा गठित 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पूनम गुप्ता को, है ना। आंसर हो गया ए। निम्न में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना? तो यह है राजस्थान। इसके बाद बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाती है? तो यह मेजबानी की जाती है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना की घोषणा की? तो यह घोषणा की है हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने। और लास्ट क्वेश्चन क्या था? किस राज्य सरकार ने नावू मनुजारू प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की? तो यह प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है कर्नाटक सरकार ने। डन। सारे क्वेश्चन हमने कल के सेशन में डिस्कस किए थे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। देखिए, भारतीय नौसेना की फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो यह कौन थी? अनामिका राजीव। इसके अलावा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 129वीं रैंक है इस साल। और मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो इसे शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा। बिल्कुल सही आंसर आया है हमारा खदीज परवीन। नाम सही पढ़ रहा हूं मैं, उम्मीद करता हूं। खदीजा परवीन। ओके, बिल्कुल सही आंसर है। वैसे सभी स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो इनका आंसर भी बिल्कुल सही आया है। अब आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया? यूनाइटेड नेशन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? और थर्ड, निम्न में से किस भारतीय को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उपाध्यक्ष चुना गया है? आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ध्यान से नोट कर लीजिए। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।